हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एसएससी जीडी वाले स्पेशल इस वीडियो को देख के जाए, क्योंकि उनके आने वाले समय में एग्जाम है। 20 फरवरी से उनकी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी क्वेश्चनों को देख के जाना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। और इसकी अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आपको 1 या 2 देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी पूछती है, तो ऐसे से जीडी में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जनगणना से देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसे देख लिया था। ठीक है, क्योंकि जनगणना के सभी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों को पता ही नहीं इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी विश्व की जो पहली जनगणना थी सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की जो पहली जनगणना हुई थी वो आपकी स्वीडन में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1749 में, 1749 में विश्व की पहली जनगणना हुई थी और स्वीडन में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सन आपको जरूर ध्यान रखना है, 1749। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विश्व की पहली दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? यानी विश्व की जो पहली दशकीय जनगणना थी वो सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 1790 इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी 1790 में हुई थी। और कौन सी जगह हुई थी? तो अमेरिका आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? अब इसमें बात की जा रही है आपसे भारत की। अब से पहले मैं बात कर रहा था आपके विश्व की, यानी विश्व की जनगणना कब हुई थी। ठीक है, ये बात कर रहा था जो आपकी हुई थी 1749 में। ठीक है, और 10 की जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 1790 में। ठीक है, जो अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं भारत के बारे में। भारत की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयर के काल में हुई थी। ठीक है, यानी ये आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है। ठीक है, यानी 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके काल में हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली व्यवस्थित नियमित विदित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसके काल में हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि वाइसराय थे, इसके शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें पॉइंट दे रखा है कि लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यानी जनगणना जो विभाग है भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका भी राइट आंसर आपको पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ही भारत की जनगणना की जाती है। ठीक है, यानी जनगणना विभाग आता है उसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें देखिए, जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो जनगणना विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की किस सूची में, यानी संविधान की कौन सी सूची में जनगणना विषय का उल्लेखन किया गया है? आप सभी जानते हैं 3 सूचियां होती है, लेकिन कौन सी सूची में जनगणना के बारे में उल्लेखन किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, आप सभी जानते होंगे संघ सूची में जनगणना के बारे में उल्लेखन किया गया है। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना होगा, संघ सूची का गुणोत्तर व विषय जनगणना का ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे? यानी वर्तमान में भारत की जनगणना आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में हो जाएंगे आपके विवेक जोशी। ठीक है, ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विवेक जोशी की फोटो है, आप देख सकते हैं। यानी वर्तमान में जो भारत की जनगणना आयुक्त है वो कौन हो जाएंगे? विवेक जोशी, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? यानी जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारतीय जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रमौली, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के तो कौन थे? सी चंद्रमौली, और अभी जो प्रेजेंट है वर्तमान में वो कौन हो जाएंगे? विवेक जोशी। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके सामने। 2001 की जनगणना में
जनगणना आयुक्त कौन थे? जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उस समय पे जनगणना आयुक्त कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि वर्तमान में तो विवेक जोशी हो जाएंगे, और 2011 के कौन हो जाएंगे? सी चंद्रमौली हो जाएंगे, और 2001 भी आपको पता होना चाहिए, उनकी फ़ोटो आपके सामने है, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर कब बनाया गया था? यानी एनआरसी कब बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1951। ध्यान रखना होगा 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभी तक पूरे भारत में केवल एक ही बार बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिए 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। यानी 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था तथा एनपीआर लाया गया और इसे अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए 21वीं शताब्दी में अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार, ठीक है। ध्यान रखना होगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 21वीं शताब्दी में अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? तो 2 बार आपको ध्यान में रखना होगा। पहली हुई थी आपकी 2001 में, दूसरी हुई थी 2011 में, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए आगे, भारत में अब कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? यानी भारत की बात कर रहा है आपसे कि भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो भारत में अब तक कुल हो चुकी है 15 बार, ठीक है। यानी भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। मजाक में मत लेना, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तक भारत में कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है, ठीक है। यानी 2011 की कौन से नंबर की जनगणना थी? ये 15वां नंबर की जनगणना थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो मैंने आपको पीछे बताया भी कौन से नंबर की थी, 15वां नंबर की जनगणना थी, ठीक है। फिर देखिए आगे 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद की कौन से नंबर की जनगणना थी, ठीक है। यानी 2011 की जनगणना हुई थी, जो आज़ादी के बाद की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये हो जाएगी आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? यानी आज़ाद भारत की जो पहली जनगणना थी किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है, ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार जनगणना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था, यानी 1948 में लाया गया था। इसके तहत ही आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1948 अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? यानी भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो 1921 आपको ध्यान में रखना होगा। यानी भारत में जो ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो 1921 में दर्ज की गई थी, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी, यानी 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और 1921 की जनगणना वृद्धि दर 0.31% थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तथा इसीलिए 1921 में वर्ष को मान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यानी 1921 का जो वर्ष था उस वर्ष को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, अब तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी तो कौन सी समय पे हुई थी, ये आपको बताना होगा। तो ये हुई थी आपकी 1961 से लेकर 1971, ठीक है, यानी 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जनगणना में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1961 के बाद से जो 1971 की जनगणना में हुई उसमें से भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी अधिक रह गई थी? वो हो गई थी 24.08% की वृद्धि हुई थी, ठीक है, यानी 24.08% की कुल वृद्धि हुई थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? यानी 2011 की जनगणना में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो क्या रही है? तो 17.7% रही है, ठीक है, यानी कि भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो 17.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले
व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। यानी सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5% है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखना, 2011 के अनुसार इसमें बात चल रही है, तो 2011 के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार फर्स्ट स्थान पे कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सेकंड स्थान पे आपको ध्यान रखना होगा भारत हो जाएगा, और 3 नंबर पे आपके हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, और 4th नंबर पे हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, और 5 नंबर पे जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, और 6 नंबर पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा, और 7 नंबर पे हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और 8वें नंबर पे हो जाएगा जापान। ठीक है, जनसंख्या के मामले में इनका स्थान है। ठीक है, 2011 के अनुसार, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा भारत का 7वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट स्थान पे कौन आता है, तो फर्स्ट स्थान पे आता है आपका रूस से क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, दूसरे पे आता है आपका कनाडा, तीसरे पे आता है आपका चीन, और 4th नंबर पे आता है आपका अमेरिका, और 5वें नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील, और 6 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे आता है आपका भारत, और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से इन 8 देशों के नाम आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस किस का कौन कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या रखा गया था, यानी 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या रखा गया था। तो इसका भी राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी, यानी 2011 की जनगणना की जो टैगलाइन थी वो क्या निर्धारित की गई थी। हमारा जनगणना हमारा फ्यूचर, ये 2011 की टैगलाइन निर्धारित की गई थी। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है, यानी जब जनगणना होती है तो सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को गिना जाता है। और सेकंड स्थान पर किसे गिना जाता है, उपराष्ट्रपति को गिना जाता है। ठीक है, दोनों बातों को आपको ध्यान में रखनी है। फिर देख लेते हैं आगे, 2011 की जनगणना में कुल कितने जिलों में जनगणना हुई थी, यानी 2011 में कुल कितने जिले में हुई थी। तो 2011 में कुल कितने जिलों में हुई थी, तो ये हो जाएगी 640, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना में कुल कितने जिलों में हुई थी, तो ये हो जाएगी 640, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें भारत में, जिसमें से सर्वाधिक जिले यूपी के थे जो 75 थे। ठीक है, जबकि 2001 की जनगणना में कुल 593 थे, और अर्थात 2001 से 2011 के बीच में कुल 47 नए जिले भारत में बनाए गए हैं। ठीक है, यानी 2001 से 2011 के बीच में कुल कितने नए जिले बने, 47। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही है, तो 1.21 अरब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें से देख लेते हैं पुरुष तो कितने और महिला कितनी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो पुरुष तो आपके हो जाएंगे 62.32 करोड़, और महिला हो जाएगी आपकी 58.75 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका बिहार आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, यानी राज्यों की कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। टॉप पे आपका कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या, ठीक है, 19.98 लाख, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अभी आपसे बात पूछा गया था कि सबसे अधिक वाला, अब पूछा गया आपसे सबसे कम जनसंख्या वाला, तो सबसे कम हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखना होगा। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका यूपी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बताओ, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी नई दिल्ली आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी सबसे कम पूछा जा रहा है आपसे, तो न्यूनतम में कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है, यानी लक्षद्वीप की जो जनसंख्या घनत्व जी जनसंख्या है वो सबसे कम है और दिल्ली का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, कौन से राज्य की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर है सबसे अधिक रही है, तो वो हो जाएगा आपका मेघालय राज्य की, ठीक है, इन मेघालय राज्य की सबसे अधिक रही है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम में कौन सा आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है, और सर्वाधिक में कौन सा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को कंफ्यूज नहीं हो रहा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है आपसे, लेकिन इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये राज्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था, तो 382 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी भारत का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ रहा है 2011 के अनुसार, तो 382 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2001 से 2011 के मध्य, यानी 2001 से 11 के मध्य में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा है, ठीक है, ये आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 बढ़ा है, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2001 में तो आपका 325 था, ठीक है, लेकिन 2011 में उसमें 57 बढ़ गया तो 382 हो चुका है, ठीक है, ये बात है आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सेकंड स्थान पे कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और 3 नंबर पे कौन सा आता है, केरल राज्य, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, ठीक है, और फर्स्ट पे कौन सा आता है, बिहार, तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, इन सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, ठीक है, और सर्वाधिक वाला कौन सा हो जाएगा, बिहार, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताओ, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली हो जाएगा, और राज्य में कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगो अनुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगो अनुपात कितना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 943, ठीक है, 943 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार, ठीक है। फिर देखिए आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला राज्य आप सभी जानते होंगे, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा जो 1084 है, ठीक है, 1084 लिंगोनुपात है केरल राज्य का, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, यानी कम वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो कम आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का। ठीक है, और सबसे कम किसका है, हरियाणा का। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात चल रही है तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कितना है, तो 1037 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केंद्र शासक प्रदेश के मामले में सबसे ज़्यादा कौन लिंगोनुपात में, पुडुचेरी हो जाएगा जो 1037 है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम लिंगोनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कम वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दमन और दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 618 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 618 है और न्यूनतम है, लिंगोत्तम है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। 2011 की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका 73%। ठीक है, जिसमें से पुरुष हो जाएंगे आपके 80.9% और महिला हो जाएगी 64.6%। दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो केरल होगा, 94% हो जाएगा। ठीक है, ये जानते हैं आप। फिर इसके बाद देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार हो जाएगा, 61.8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासक प्रदेश कौन सा है। तो साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासक प्रदेश है वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान रखना होगा, लक्षद्वीप केंद्र शासक प्रदेश है जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और राज्य में किसकी ज़्यादा है, केरल की। ठीक है, फिर देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासक प्रदेश कौन सा है। तो कम कौन सा हो जाएगा, तो दादर नागर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर यहाँ है, दादर नागर आपको ध्यान में रखना होगा केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब जिले की आपसे बात चल रही है, राज्य करवा दिया मैंने आपको, केंद्र शासक प्रदेश करवा दिए, अब बात चल रही है आपके सामने जिले की। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मिजोरम राज्य का जिला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वाला पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश का जिला है, ध्यान रखना होगा, अलीराजपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 2001 से 2011 के बीच में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो 17.7% रही है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये महाराष्ट्र का जिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी महाराष्ट्र का जिला ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का जिला है। ठीक है, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना है। अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी एससी का लिंग अनुपात कितना है। तो इसका हो जाएगा 945। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कितना है, यानी कि एसटी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी एसटी की बात कर रहा है तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा लिंग अनुपात, 990 हो जाएगा। ठीक है, 990 किसका हो जाएगा, एसटी का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंग अनुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। तो कितने अंकों की हुई थी, 10 अंकों की वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्योंकि 2001 में तो कितना था, 933 था, और 2011 में कितना हो गया था, 943 हो गया था। इस प्रकार से 10 अंकों की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा है। तो बढ़ा है आपका 57, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 से भारत का जनसंख्या घनत्व 325 हो जाएगा, और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। ठीक है, 385 कब का है, 2011 का है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। धर्म आधारित पहली जनगणना कब हुई थी। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यानी धर्म पर आधारित जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी।
तो ये हुई थी आपकी 1931 में हुई थी, यानी कि धर्म पर जो आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में धर्म पर आधारित जनगणना हुई थी ना दूसरा नंबर की, वो हुई थी आपकी 2011 में, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर पर जो धर्म पर आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, और जो दूसरी बार जनगणना हुई थी धर्म पर आधारित वो 2011 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब शुरू किया गया था, यानी भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब शुरू किया गया था, तो 1976 में शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब लागू किया गया था। वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपके 15 फरवरी 2000 को लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, यानी जनसंख्या जो नीति थी इसको तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आंध्र प्रदेश को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, जनसंख्या आयोग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो गठन है कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था 19 फरवरी 2005 को किया गया था, और मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। यानी 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, 2005 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे नए क्वेश्चन। नए क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एसएससी जीडी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी सीजीएल की हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जिसमें जनगणना से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो इसकी आप पीडीएफ फाइल को भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगी चीज़ें, ठीक है। जब भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जनगणना से तो आप उससे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एक जनगणना से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकतर इन्हीं को बार बार पूछा भी जाता है और आने वाले समय में आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें, ठीक है। फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।